प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के छठे चैप्टर जैव प्रक्रम के 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। अब देखिए, इस चैप्टर में हमारा एक मेन टॉपिक बचता है और वो मेन टॉपिक है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन टॉपिक के अंतर्गत हम 4 सब टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है मानव उत्सर्जन तंत्र, दूसरा है नेफ्रॉन या वृक्काणु जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, और तीसरा जो है यदि वृक्क खराब हो जाता है तो उसके क्या कारण होते हैं कि जिससे खराब हो जाता है, और खराब हो जाता है तो उसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, डायलाइसिस करते हैं, विकृत रोपण करते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ना है। और लास्ट में जो हमारा बचता है पादपों में उत्सर्जन। तो इन 4 टॉपिक्स का हमें इस चैप्टर में वे स्टडी करना है। तो चारों तो अगर इस वीडियो में बनाता तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है इस वीडियो में हम पहले 2 जो सब टॉपिक है इनको हम कवर करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और नेफ्रॉन या वृक्काणु के बारे में हम पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देखें। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उत्सर्जन क्या होता है। ये देखिए कि हमारे शरीर की जो कोशिका है उसमें बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया जो है चलती रहती है, ये आपको पता ही है। अब देखिए कि जब कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान जो है कुछ उत्पाद जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है और अमोनिया है, यानी इस तरह के कुछ उत्पाद जो है इन रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है पैदा होते रहते हैं या निर्माण होता रहता है इनका। अब ये ऐसे उत्पाद हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता ही नहीं होती। इनकी आवश्यकता तो होती नहीं, बल्कि इनकी उपस्थिति जो है शरीर के लिए घातक भी हो सकती है, शरीर के लिए हानिकारक भी होती है। और जो इस टाइप के जो पदार्थ हैं इनको हम क्या कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। अब देखिए कि शरीर से इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी होता है, और इन अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्रिया ही क्या है? उत्सर्जन है। यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और जो शरीर के जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं, उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं, उन अंगों को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो देखिए कि जब आपको उत्सर्जन के बारे में बताने के लिए कहा जाए तो हमें ये बताना है कि शरीर की कोशिकाओं में जो अनेक प्रकार की क्या होती रहती है, रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, और जिनके परिणाम स्वरूप कुछ उत्पाद जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, इनका निर्माण होता रहता है जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती। ओके, और इनकी उपस्थिति शरीर के लिए क्या हो सकती है? हानिकारक भी हो सकती है। और ऐसे पदार्थों को क्या नाम देते हैं हम? अपशिष्ट पदार्थों का नाम देते हैं। और इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया है उस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आपने उत्सर्जन के अंदर बतानी है। और जो अंग उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले जो सभी अंग हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और उन्हीं उत्सर्जी अंगों का जो समूह है वो क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। ओके, अब देखिए कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में जो है हम मुख्य रूप से 4 अंग जो है उनको पढ़ते हैं। और वो 4 अंग कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है वृक्क। दूसरा अंग जो है वो मूत्रवाहिनियां। क्या है? मूत्रवाहिनियां। और तीसरा अंग जो है वो मूत्राशय।
और चौथा जो है वह मूत्र मार्ग। तो हमें इन 4 अंगों के बारे में ही मेन पढ़ना है और इनके कार्य बताने हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, ये जो 2 आपको सेम की आकृति के जो अंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इनको हम वृक्क कहते हैं। ठीक, ये क्या है? वृक्क। अब देखिए, जो राइट हैंड साइड में है वो बायां वृक्क है और ये दायां वृक्क है। ये देखिए 2 वृक्क होते हैं हमारे शरीर में, और ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, जैसे मान लीजिए यहाँ से रीढ़ की हड्डी है और इसके दोनों ओर पेट के पिछले भाग में होते हैं। ठीक, कहाँ होते हैं? पेट के पिछले भाग में होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर वृक्क के साथ आपको ये लाल रंग की एक पाइप जो है वो जुड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। इसको हम वृक्क धमनी कहते हैं। वृक्क धमनी। तो जैसे एक ये बाएं वृक्क के साथ जुड़े तो बाएं वृक्क धमनी, और इसी तरह से ये इस साइड दाएं वृक्क धमनी। ये जो है नीले के पीछे है, यहाँ पर चित्र में दिखाई नहीं दे रही। ओके, तो अब देखिए कि ये वृक्क धमनी क्या करती है कि अशुद्ध रक्त को वृक्क में लेके आती है, किडनी में लेकर के आती है। वृक्क को हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं, KIDNEY। ठीक, कि वृक्क धमनी क्या करती है? अशुद्ध रक्त को वृक्क में लेकर के आती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं अगर अशुद्ध रक्त की बात करूं तो वो रक्त है जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो रक्त जो है अशुद्ध रक्त है। जैसे हार्ट में हमने अशुद्ध रक्त किसको कहा था? जिसमें विऑक्सीजनित, जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसको अशुद्ध कहा था। लेकिन यहाँ पर अशुद्ध रक्त में किसको बोल रहा हूँ? जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ हो। ठीक, तो अशुद्ध रक्त जो है वो कहाँ आ गया? वृक्क में आ गया। कहाँ से? वृक्क धमनी से। अब वृक्क के अंदर क्या है? लाखों की संख्या में नेफ्रॉन है। ठीक, वृक्क काणु हम कहते हैं जिसको, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या है? इसके अंदर नेफ्रॉन। इसके बारे में अभी जस्ट मैं इसके तुरंत बाद बताऊंगा आपको। तो ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? इस रक्त को नेफ्रॉन क्या करते हैं? रक्त को साफ करते हैं और शुद्ध रक्त वापस जो ये सीरा है यहाँ से भेज दिया जाता है। ठीक, और व्यर्थ पदार्थ जो ये आगे देखिए पाइप आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी। ये क्या है? मूत्र वाहिनी। ये हरे गुर्दे के साथ एक अटैच होती है। ये बाई मूत्र वाहिनी है, ये दाई मूत्र वाहिनी है। ओके, तो मूत्र वाहिनी के थ्रू कहाँ भेज दिया जाता है? मूत्राशय में। ये जो आपको यहाँ पर थैली दिखाई दे रही है क्या है? मूत्राशय है। ओके, तो अब देखिए कि मानव उत्सर्जन तंत्र में आपने क्या करना है। पहले तो ऐसा एक चित्र ड्रा करना है और उसमें विभिन्न अंगों के नाम लिख देने हैं। और सबसे पहले आपने डिस्क्राइब करना है वृक्क को। तो पहले तो इसकी शेप बता दीजिए किस टाइप का होता है। सेम के बीज के आकार की होती है और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पेट के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं ये। ठीक, अब वृक्क धमनी यहाँ पर अशुद्ध रक्त लेकर के आती है। वृक्क के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं जो इसको शुद्ध करते हैं और यहाँ से वृक्क शिरा में जो है शुद्ध रक्त को भेज दिया जाता है और व्यर्थ पदार्थ मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। ओके, अब दूसरे नंबर पर आते हैं मूत्र वाहिनियां। तो मूत्र वाहिनियां जैसे आप यहाँ पर चित्र में देख ही रहे हैं कि ये वृक्क से निकल करके मूत्राशय तक जाती है। ओके, अब इनकी जो भित्तियां हैं, इसकी जो दीवारें हैं, उनमें कर्मा कुंचन होता है
कर्माकुंचन का मतलब है कि ये मतलब कंप्रेस और रिलैक्स होती रहती है, कई बार ऐसे टाइट, कई बार धीरे, ऐसे कर्माकुंचन गति हम इसको बोलते हैं। तो उसी की वजह से जो मूत्र जो है वो कहाँ तक पहुंच पाता है, मूत्राशय में पहुंच पाता है, या हम कह सकते हैं जिसके फलस्वरूप मूत्र जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं मूत्राशय की। ये उदर के पिछले भाग में स्थित होता है, और मूत्राशय में क्या है कि मूत्र वाहिनियां दोनों गुर्दों से, दोनों वक्रकों से यहाँ पर आकर के खुलती है। ठीक, और इसके अंदर जो है मूत्र सारा इकट्ठा हो जाता है, मूत्र संग्रहित हो जाता है। अब आगे चल करके देखिए, यहाँ पर जो मूत्राशय है वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है, संकरा जिसको हम कह सकते हैं। ठीक, और आगे जाकर के एक पतली नली का रूप ले लेता है। ठीक, और जब ये पतली नली का रूप ले लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्र मार्ग। ओके, मूत्राशय, ये जो आगे का जो हिस्सा है जहां पर मूत्राशय की शेप बिल्कुल संकरी यानी पतली हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक, और फाइनली जो मूत्र मार्ग से मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अभी देखिए कि मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में जो मैंने आपको बताया है उसका सारा डिस्क्रिप्शन जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर हर एक अंग को जो है स्पेशली आपको बता दिया है। ठीक, और उनका कार्य भी साथ के साथ बता दिया है। या नोट्स में चित्र नहीं है, चित्र आप यहाँ से देख करके बना लीजिएगा, या आपके एनसीईआरटी बुक में भी इसका एक चित्र दिया हुआ है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, मैंने जब आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताया था तब एक संरचना बताई थी, नेफ्रॉन। ठीक, क्या बताई थी, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को जो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो अब आपके दिमाग में भी आया होगा कि ऐसा नेफ्रॉन में क्या है, ये किस तरह से जो है रक्त को साफ कर देता है, जिससे मूत्र जो है या अपशिष्ट पदार्थ जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में। अब देखिए कि नेफ्रॉन क्या होता है, कि ये हमें पता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का जो प्रमुख अंग है वो क्या है, वृक्क है। और वृक्क के अंदर जो है लाखों छोटी छोटी ऐसी यूनिट लगी होती है जो रक्त को साफ करने के काम आती है, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, या वृक्क नलिका भी हम कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए वृक्क है, तो हम जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं ऐसे कि इस टाइप से नेफ्रॉन जो इसके अंदर लाखों की संख्या में होते हैं। ठीक, अब यदि हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, उसके आकार देखें, तो इसका जो ऊपरी सिरा जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपरी सिरा है, ये कप के आकार का होता है, इस तरह से। जैसे यहां से ये देखिए, ये एक कप के आकार का होता है। ठीक, और इस कप नुमा जो शेप है इसको हम बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। ठीक, और इस बोमन संपुट के अंदर जो है एक कोशिकाओं का गुच्छा होता है, बहुत सारी कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है, जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या होता है कि अशुद्ध रक्त जो है वो वृक्क की धमनी की एक शाखा द्वारा जो है कहाँ आता है, यहाँ कोशिका गुच्छ में आता है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि अशुद्ध रक्त जो है वो वृक्क धमनी की किसी एक ब्रांच से कहाँ आता है, कोशिका गुच्छ के अंदर आता है। अब जैसे यहाँ पहुंचता है तो कोशिका गुच्छ की जो कोशिकाएं हैं वहां से रक्त का जो तरल भाग है वो कहाँ पहुंच जाता है,
बोमन संपुट में पहुंच जाता है। तरल भाग का मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो फिल्टर होकर के बोमन संपुट में पहुंच जाते हैं। ठीक, अब ये जो तरल पदार्थ है ये देखिए जो नलिका लगी है, जो पीले रंग की आपको नलिका दिखाई दे रही है, यहाँ से होता हुआ देखिए यहाँ पर तीर के निशान भी दिखाई देंगे आपको। ये होता हुआ आगे जो है संग्राहक वाहिनी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले भी क्या होता है कि जो यहाँ से तरल फिल्टर होता है उसके अंदर भी कई उपयोगी पदार्थ हैं। जैसे उन उपयोगी पदार्थों की शरीर को जरूरत होती है, उनको जो है इन नलिकाओं के आसपास क्या होता है, कोशिकाओं का जाल होता है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का जाल। उस जाल के द्वारा जो है वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। ओके, जैसे इसके अंदर ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल वगैरह हो गए, उनको एक कोशिकाओं का जाल क्या करता है, उस तरल में से वापस अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, अब जो बाकी बचा हुआ पदार्थ जो है यानी वो पूरी तरह से अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये संग्राहक वाहिनी के अंदर पहुंच जाता है। ठीक, और यहाँ से जो है मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय में और फिर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो यही है वृक्काणु या नेफ्रॉन। ओके, तो देखिए इसका बिल्कुल सिंपल सा चित्र मैंने आपको नोट्स में बना के दिया है कि इसका ऊपरी सिरा देखिए कप के आकार का है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या है, कोशिकाओं का गुच्छा होता है। अब अशुद्ध रक्त यहाँ पर आया है वो फिल्टर हो जाएगा, तो जो पदार्थ है इसके तरल पदार्थ है वो बोमन संपुट में आ जाएंगे, और जो शुद्ध रक्त है वो जो है यहाँ से देखिए कि अशुद्ध रक्त कोशिका धमनी द्वारा धमनिकाओं से पहुंचता हुआ कोशिका गुच्छ में पहुंचता है। कोशिका गुच्छ की केशिकाओं से छनकर रक्त का तरल भाग बोमन संपुट में पहुंचता है। ठीक, और अब यहाँ पर देखिए कि तरल पदार्थ जो है जब इस नलिका में से बहता है तो इसी दौरान क्या होता है कि इसमें उपस्थित जो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल वगैरह जो उपयोगी पदार्थ है, उनको यहाँ पर कोशिकाओं का जाल होता है वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, अब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहाँ, संग्राही नली में पहुंच जाता है। तो आप यहाँ से ये सारी चीज पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अब आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके तो बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।